इतना सिंपल लॉ है। तो मैं यहां पर आपसे ये जानना चाहता हूं, आप इतने बड़े लॉयर हैं, कि इस परिप्रेक्ष्य में जब आपको कि सुओ मोटो क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स लगाने के लिए आपको नोटिस दिया जाता है, तो क्या 5 जजों को ये इत्तला नहीं थी कि जिस केस में नीलेश ओझा अपीयर हो रहे हैं और जिस केस को जस्टिस रेवती मोहिते डेरे की अदालत में सुनवाई से वो अलग करना चाहते हैं और उसके लिए उन्होंने उनके ऊपर, ठीक है, कोई आरोप लगाए हैं, उस आरोप के सबूत भी इनके पास है, तो उस पर जो 5 जजों ने कोई कॉग्निजेंस नहीं लिया, इसे क्या माना जाए कि जज साहब के मन में कुछ और चल रहा है, आपको सबक सिखाने की बात चल रही है, आपको टारगेट किया जा रहा है कि नहीं, ये व्यक्ति जो है वो अनर्गल बात बोलता है, इसको इस बार सजा देनी है, सब मिल करके सब कर रहे हैं, ये 5 जज मिल करके कर रहे हैं और उसी प्रकार की मीडिया में रिपोर्टिंग हो रही है। ये संदेश जा रहा है, ये संदेश जा रहा है कॉमन मैन एकदम मूर्ख तो है नहीं कि काम सारे पढ़ाई वहीं पर चल रहा है, अदालत में, हाई कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट में। कॉमन मैन को भी अपना कुछ कॉमन दिमाग है, तो उस कॉमन दिमाग से जो कॉमन मैन का रेफरेंस ये जा रहा है कि चूंकि एक असहाय पिता के केस को आपने लिया है, एक लड़की के बलात्कार और हत्या के केस को लिया है और आपको ये शक हुआ कि जिस बेंच में ये अर्जी लगी है उसका कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है और यहां पर न्याय नहीं मिल सकता है और जानबूझ करके इस केस को उनकी अदालत में लगाया गया है, आपने इसे हटाने की बात की और उस पर आपने कुछ, अगर उनकी बात को हम मान लेते हैं कि आपने बहुत हार्श शब्द का इस्तेमाल किया, बड़ी अच्छी बात है, आपको नोटिस दें और आप उसके जवाब देने के लिए सक्षम हैं, लेकिन वो कॉमन मैन का क्या होगा, उस पिता का क्या होगा जो अर्जी लेके घूम रहा है? आप उन्हीं के वकील को जेल भेज रहे हैं। क्या है मालूम है क्या, कॉमन मैन का परसेप्शन सही है, आपने जो कहा कॉमन मैन का ऐसे, मुझे मैं अगर गलत हूं तो बताइए कि नहीं आपका गलत परसेप्शन जा रहा है। नहीं, आपका परसेप्शन सही है, कॉमन मैन का लॉजिक बराबर है कि भाई आप तो मेन मुद्दा ही भूल गए। यहां पर लड़का लड़की की शादी कराने आए थे, तो फिर उसका ये कितना पढ़ा लिखा है, लड़की, दोनों की क्वालिटी गुण वो देखना बाजू में रहेगा। झगड़ा चालू हो गया, तूने लाल कलर का शर्ट क्यों पहना और पीला कलर का शर्ट क्यों पहना, मेन विषय बाजू में मिस हो गया। तो इसको सुप्रीम कोर्ट ने, जस्टिस दीपांकर दत्ता ने बहुत सुंदर वर्ड बोला है, यू मिस द वुड फ्रॉम द ट्री। तो बोले आप पेड़ की बातें कर रहे हो और उसमें की लकड़ी भूल गए हो उसमें की पेड़ का डिस्कशन कर रहे हो। तो ये जो है ना, ये गलत हुआ है 5 जज बेंच की तरफ से। और उसमें देखिए क्या है, इसके ऊपर अगर जज एक गलत ऑर्डर, हाँ, तो जज एक गलत ऑर्डर करता है तो जज के खिलाफ में आईपीसी 218, 219, 220, 192, 93, 167, 166, 409 ऐसे सेक्शन में जज पर भी कार्रवाई होती है, जो आईपीसी का नया सेक्शन बीएनएस के आ गए, बीएनएस के। तो अभी अगर जस्टिस रेवती मोहिते डेरे को बचाने के लिए अगर एक आधा बेंच ऑर्डर करता है कि जज बच जाएगी, इसके लिए हम ये करेंगे, तो वो जज के खिलाफ में आईपीसी 218 में 3 साल की सजा का प्रावधान है। अगर नीलेश ओझा को झूठे कंटेम्प्ट के चार्ज में प्रोसीडिंग चालू किया तो वो जज के खिलाफ आईपीसी 220 में 7 साल की सजा का प्रावधान है, 211 में प्रावधान है और सजा का। वो सुप्रीम कोर्ट ने हरिदास के केस में क्लियर किया कि कंटेम्प्ट बोले तो क्या है, कंटेम्प्ट एक क्रिमिनल ऑफेंस है, इसमें जेल हो सकती है। तो अगर क्रिमिनल ऑफेंस है तो इसकी झूठी कंप्लेंट जो देगा, फ्रिवोलस कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग जो चलाएगा ना, तो उसको भी सजा का प्रावधान है आईपीसी में। ऐसा फुल बेंच ने हरिदास में 1964 में क्लियर कर दिया। अब आते हैं, आप कह रहे हैं ना सबूत पे, अभी आप ये क्लियर है कि ये हाईकोर्ट जज का कॉग्निजेंस सही है या गलत है,
और मेरे आरोप सही है कि गलत है। अभी विषय ये है, पहला पॉइंट, हमारा आरोप क्या है? जस्टिस रेवती मोहिते डेरे की बहन ये शरद पवार के ग्रुप से जो भी है सांसद थी, उनकी लीडर है, आदित्य ठाकरे को सपोर्ट कर रही है, तो वो दिशा सालियान की केस जस्टिस रेवती मोहिते डेरे नहीं सुन सकती है, क्योंकि हमारे केस में फिर वो को अक्यूज्ड है उनकी बहन। इसका हमारे पास में वीडियो रिकॉर्डिंग से लेके सारे सबूत है। एक दूसरा, पहले मैंने मेरा पहला आरोप जो प्रेस स्टेटमेंट है जो खुद कोर्ट ने ट्रांसक्रिप्ट दिया है, उसमें क्या लिखा है कि ये मैटर जस्टिस डेरे के पास है ही नहीं असाइनमेंट, तो उसके कोर्ट में गया कैसा? फिर हमारा ऑब्जेक्शन सही निकला, फिर उनके केस से कोर्ट से केस हट गया ना इसी ग्राउंड पे। और ये तो रजिस्ट्री और खास करके जस्टिस रेवती मोहिते डेरे बता कि आपके कोर्ट में आया कैसा मैटर वो, और आप सुनने को तैयार बैठे हो हमारे ऑब्जेक्शन लेने तक। ये एक बात है। दूसरा, पहली बात है कि रजिस्ट्री ने पहले उनको दिया ही नहीं, तो उनके केट में गया कैसे? नहीं नहीं, अभी ठीक है, ये तो रजिस्ट्री का छोड़ दो, रजिस्ट्री से गलती हो सकती है, बट उनके कोर्ट में आया। मैंने सुबह 10 बजे 10:30 बजे जब शुरुआत हुई थी, मैंने मेंशन किया, मैंने कहा मैडम ये गलती से है, बोर्ड से हटा दो, तो बोलते नहीं नहीं आपका नंबर आने दो, बाद में सुनेंगे आपको। और एक ये खुद उन्होंने अपने लेटर में लिखा कि ऐसा हुआ, एडवोकेट नीलेश वगैरह ने सवेरे मुझे बोला कि मेरे कोर्ट का मैटर नहीं, मैंने उसको कहा मैं बाद में सुनूंगी तुम्हारे को। तो उनका ट्राई था खुद के पास रखने का मैटर। बाद में हमने हाईकोर्ट का रूल और सिटिंग लिस्ट का प्रोविजन उनको पॉइंट आउट किया, आप नहीं सुन सकते मैटर, ये महिलाओं के खिलाफ के इसका मामला है, ये जस्टिस सारे कोतवाल के बेंच पे जाना चाहिए। फिर मजबूरी में उन्होंने वो ऑर्डर किया, नहीं तो वो सुनने को बैठे थे। उनके भांजे का केस है, तो भाई अभी क्या है, तो भांजा या भतीजा है जो भी है, हो गया। तो ये एक था, उसी दिन केस को खारिज करने की पूरी तैयारी थी। अरे ये क्या घर का खेती थोड़ी है, वो अलग विषय था, लेकिन कुछ भी किया जा सकता था। हाँ, वो हो सकता था, पद का दुरुपयोग हो सकता था, ऐसा करते हैं ना कई बार। तो क्या जजेस ऑर्डर में करप्शन करते हैं ना, और ऐसे ही तुम्हारे दिल्ली हाईकोर्ट के जज शमित मुखर्जी ऐसे ही करप्शन में अरेस्ट हुए थे। जस्टिस निर्मल यादव के खिलाफ ऐसे ही चार्जशीट गई थी, पैसे खा के कुछ भी ऑर्डर करने का। तो क्या जनता बेवकूफ थोड़ी बैठी है यहाँ पर? तो ये पहला हो गया, वो तो ऑन रिकॉर्ड ही साबित हो गया ना, जो मेरा पहला आरोप था ऑन रिकॉर्ड ही साबित हुआ। फिर तुम्हारे कोर्ट से मैटर हटा क्यों? अगर मेरे आरोप गलत है तो तुमने केस खुद क्यों नहीं सुना फिर? तो ये पहली चीज। दूसरी चीज, उनके बहन के बारे में सारे प्रूफ दे दिए। अब दूसरे 2 इंपॉर्टेंट एविडेंस बताता हूं। अच्छा, एक मिनट, जब एक मिनट